अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स और टॉपिक नंबर 3.4 फ्रिक्शन। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। फ्रिक्शन क्या है बेटा? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, जब कोई बॉडी या बॉल, ठीक है, समझ लीजिए मैस ऑफ अ ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, और ये सरफेस पर पड़ी हुई है, ठीक है, इसके दौरान गैप शो हो गया, ठीक है, उसको मसला नहीं। तो ये मैस आपके पास बॉडी जो है सरफेस पर पड़ी हुई है, तो जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप इसके फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको एक मुज़ाहमती फ़ोर्स का सामना होगा। ठीक है, सोचें आप इसमें लगाएं 5 न्यूटन की फ़ोर्स, बॉडी क्या है बेटा? मूव नहीं होती। 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएं, बॉडी मूव नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको एक मुज़ाहमती फ़ोर्स का सामना है और उसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इस तरह है, तो और साथ साथ जो है बेटा फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी, मुज़ाहमत की जो डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी बेटा? अपोजिट होगी। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? ओवरकम हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू में इजाफा नहीं होगा। तो आज जब आपकी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये बॉडी जो है वो मूव करने लगेगी सरफेस पर, और जब तक आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की वैल्यू को क्रॉस नहीं करता, उससे आगे नहीं बढ़ता, तो तब तक ये बॉडी आके मूव नहीं करेगी। तो फ्रिक्शन क्या है बेटा? एक अपोजिंग फोर्स है। क्लियर है? तो आज इसको पढ़ते हैं, तफसील से बातों को समझते हैं, तमाम बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आए देखें। तो व्हेन यू थ्रो अ बॉल व्हाई डज इट कम टू रेस्ट? तो जब आप क्या है बेटा एक बॉल थ्रो करते हैं तो ये रेस्ट पर क्यों आ जाती है? ठीक है, बॉल फेंकें, रेस्ट पर आ जाए, क्यों? क्योंकि सरफेस और बॉल के दरमियान क्या है बेटा? फ्रिक्शन है। ठीक है, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, ये बॉल है मिसाल के तौर पर आपके पास, ठीक है, और सोचिए ये सरफेस के ऊपर जा रही है, तो क्या है बेटा इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस के साथ, तो यहाँ पे क्या है बेटा? फ्रिक्शन मौजूद है, रफनेस मौजूद है, और उस रफनेस की वजह से एक होता है स्मूथनेस और एक होता है रफनेस। ठीक है, तो रफनेस की वजह से, ठीक है, तो ये बॉडी क्या है बेटा? बॉल जो है रुक जाती है। तो वाई व्हेन यू थ्रो अ बॉल वाई डज इट कम टू रेस्ट? ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा व्हेन वी किक अ बॉल, और बॉल को किक करें, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? एंड अ बॉक्स विद सेम फोर्स। तो आपके पास अब क्या है बेटा? एक बॉल है और क्या है बेटा? एक बॉक्स है, तो दोनों का 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना अप्लाई करते हैं बेटा? 5 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, तो व्हेन वी किक अ बॉल एंड अ बॉक्स विद सेम फोर्स वाई द बॉल कवर मोर डिस्टेंस? तो बॉल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस क्यों कवर करती है? वो इसलिए क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कम है सरफेस के साथ, जबकि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बेटा? इस बॉक्स का सरफेस के साथ बहुत ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सामना होगा और इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कम सामना होगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा सरफेस अटैच है, ठीक है, और इससे कम सरफेस अटैच है। ठीक है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसमें ज़्यादा है बेटा? इसमें ज़्यादा लगेगी, तो ये डिस्टेंस कम कवर करेगा, जबकि जो आपके पास बॉल है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कम है, तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में इजाफा होगा। क्लियर है? तो जब आप दोनों को 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा बेटा? बॉल करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्स, तो बेटा कुदरती तौर पर एक फ़ोर्स मौजूद है डैट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट, जो क्या करती है बेटा? जो बॉडी हरकत करे उसको रोकती है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक ना मारें और एक्सीलेटर देना भी छोड़ दें, तब भी गाड़ी एक वक्त तक जाके रुक जाती है। ठीक है, और जैसी सरफेस होगी वैसा काम होगा। अगर सरफेस ज़्यादा स्मूथ है तो गाड़ी ज़्यादा दूर तक चलेगी, और सरफेस स्मूथ कम होगा, ठीक है, तो गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन कम होता है, जबकि जो स्मूथ नहीं होता उसमें फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट, सिंस अ फोर्स नॉट ओनली मूव एन ऑब्जेक्ट, तो एक फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करती बल्कि स्टॉप भी करती है, और जो फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। क्लियर है? तो डेफिनेशन हमारे द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, क्या करती है बेटा? रेजिस्ट करती है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, उसको कहते हैं बेटा फ्रिक्शन। तो क्या है बेटा? ये इसका एक सरफेस और ये एक जो सरफेस देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये है ब्लॉक की सरफेस, और ये है बेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल जो रोड है, ठीक है, उसकी सरफेस है। तो क्या है बेटा? द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, तो इनकी दो सरफेस के दरमियान रिलेटिव मोशन जो है ना, उस पर क्या करती है बेटा? मुज़ाहमत करती है, रेजिस्ट करती है कि ये मूव ना हो, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या फ्रिक्शनल कहते हैं।
ठीक है। तो अब आज इसकी तफसील को देख लेते थोड़े वर्डिंग से। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको बातें क्लियर होंगी, थोड़े बुक से इजाफी भी अल्फाज लिखे गए ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। तो जब आप दोबारा भूलने लगे तो आप इसको पढ़ लें तो आपके तमाम जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आप इसको एक जगह लिख कर रख लें कॉपी में। तो फ्रिक्शन इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स कॉज बाय द रफनेस एंड डिफॉर्मेशन। अभी बताया फ्रिक्शनल क्या बेटा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और किस वजह से होता है बेटा, रफनेस और डिफॉर्मेशन की वजह से होता है ऑफ द मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर में देखिए आप, एक नीचे ब्लॉक है और एक ऊपर ब्लॉक है, ठीक है। तो आपको ज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि इनके दरमियान रफनेस नहीं है, ठीक है, लग रहा है। लेकिन जब इसको देखेंगे, इसको जूम करके माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है, ठीक है, मैग्नीफाई करके देखा जा रहा है, तो आप देखेंगे जो गोल से जो सर्कुलर बना हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, तो दो सरफेसेस के दरमियान में क्या है बेटा, रफनेस मौजूद है। ये बिल्कुल स्मूथ या प्लेन नहीं है, देखेंगे आपके डिस्टेंस से, ठीक है। तो जिसमें देखें कोल्ड वर्ड्स लिखा हुआ सैरो निकल के जो सरफेस हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें, मैग्नीफाई करके देखें, तो दो सरफेस के दरमियान आप रफनेस देखेंगे। तो यही फ्रिक्शन का बायस बनती है, क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता 100%, ठीक है, थोड़ी बहुत रफनेस मौजूद होती है। अब उसके बाद इट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज बॉडी इज पुश्ड और पुल। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्शन में आता है, जब बॉडी को आप क्या करें, पुश करें या पुल करें। तो सोचा अभी ये बॉडी रेस्ट पर पड़ी हुई है, अभी हम इसके पास फोर्स जो लगा रहे हैं वो लगा ही रहे हैं जीरो न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अभी क्या है बेटा, जीरो है। इसके बाद फ्रिक्शन भी क्या है बेटा, आपके पास जीरो है। तो फ्रिक्शन जब ज़्यादा होगा जब आप अप्लाइड फोर्स लगाने लगेंगे। जैसे ही अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी पैदा होती जाएगी, फ्रिक्शन की फोर्स में भी इजाफा होता जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स में एक हद तक इजाफा होगा, उसके बाद इजाफा होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इट कम इनटू एक्शन एज सून एज अ बॉडी इज पुश्ड और पुल। तो कभी एक्शन में आएगा बेटा फ्रिक्शन फोर्स, जब बॉडी को पुश या पुल करें। तो फ्रिक्शन फोर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है बेटा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये बातें सीक्यू में पूछी जा सकती हैं इसके बारे में। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बेटा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी देखें ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, अगर इधर लगती है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, इस तरफ होगी। तो दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है, ठीक है, क्या है बेटा, पैरेलल है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स जिसको एफ से शो किया है, ठीक है, ये पैरेलल है किसके साथ, सरफेस के साथ, पैरेलल है सरफेस के साथ। तो फ्रिक्शन फोर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, और एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इसके साथ तो पैरेलल है, ठीक है, और इसके क्या है बेटा, अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके क्या है बेटा, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये अप्लाइड फोर्स है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ और जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों क्या है बेटा, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन भी उधर हो तो बॉडी तो आराम से मूव हो जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा, इस जानिब होती है, और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इस जानिब। तो अगर आप बॉडी को यहाँ से धकेल रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, इस तरफ होगी, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या है हमारे पास। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। डेट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी को किस पे लेकर आती है बेटा, रेस्ट पर लेकर आती है। इसके अलावा इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स में भी इजाफा होगा, ठीक है। लेकिन कब तक, तो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास एक ख़ास हद तक बढ़ेगी और फिर उससे ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की भी एक आखिरी लिमिट है सरफेसिस के दरमियान। तो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। तो एक ख़ास हद तक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा और उससे आगे नहीं बढ़ेगा ख़ास सरफेसेस के लिए। तो इट डज़ नॉट इंक्रीज बायॉन्ड दिस। तो इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा। तो ये डेफिनेशन से पता होनी चाहिए, जो ब्लू से लिखा गया है पेपर में पूछी जा सकती हैं कि आपसे, ठीक है, और डेरिवेशन भी ड्राइव करवाई जा सकती है आपको फ्रिक्शनल की, ठीक है, फ्रिक्शन की। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की उसको कहते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने बताया फ्रिक्शन की वैल्यू एक हद तक आगे जाएगी और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों सरफेस के दरमियान जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की होगी, चाहे वो 10 न्यूटन हो या 15 न्यूटन हो, अगर 15 न्यूटन हो 15 न्यूटन से फ्रिक्शन की वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, आपके पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो आखिरी वैल्यू होगी फ्रिक्शन की किसी भी सरफेस के दरमियान उसको कहेंगे बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं इस बोर्ड पर अगर हाथ रफ करता हूँ तो आसानी से रब हो जाता है, और जबकि इस दीवार में हाथ रफ करूँ तो साइड में आपको तो नहीं दिख रहा होगा,
तो इसमें क्या है, मुझे हाथ को रब करने में मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के ऊपर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कम है बेटा, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी वो कम होगी, जबकि जो दीवार है उसकी सरफेस से फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो आखिरी वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसको जो आप रिप्रेजेंट करेंगे एफ एस से। ठीक है, अभी डेरिवेशन ड्राइव करेंगे तो वहाँ एफ एस का काम आएगा, तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो और जो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसके लिए प्रोनाउन इट इस्तेमाल किया गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन या इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो लिमिटिंग फोर्स जो आपके पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, तो अभी आइए इसको लिखते हैं डेरिवेशन को। तो हमारे पास मौजूद है एफ एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। तो ये लिखाएगा आपके पास एफ एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया, एफ एस यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। अब इसके बाद हमारे पास जो मौजूद है, यानी कि अब नॉर्मल फोर्स क्या है ये भी देख लेते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या है बेटा, आप जानते हैं जब कोई एक बॉडी सोचें एक सरफेस पर रखी हुई है तो इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है बेटा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, नॉर्मल फोर्स भी होगी जो अपवर्ड एक्ट करेगी, तभी तो ये बॉडी क्या है बेटा, बैलेंस है। ठीक है ना, तो वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होती है, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है अपवर्ड। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स आर। तो हमें जो फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है बेटा आर के। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यानी नॉर्मल फोर्स। तो डब्ल्यू के बराबर नहीं लेना आपने। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, इसके अलावा इसकी भी रीज़न है, लेकिन अभी उस रीज़न को हमें डिस्कस नहीं करना, लेकिन आप करना चाहते तो आप इसको ज़रूर सर्च करें। ठीक है, अभी इस क्लास में इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। इसके अलावा दी रेशो बिटवीन द लिमिटिंग फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज़ कांस्टेंट। खैर इसको छोड़ो, अभी इसको बाद में देखते हैं। तो अगला स्टेप हमें क्या करना है बेटा, इस डेरिवेशन को आगे लेके चलते हैं। तो वो आपके पास क्या होगा, एफ एस तो ऐसे ही रहेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा बेटा, इज इक्वल टू और कांस्टेंट। तो इसका कांस्टेंट है आपके पास म्यू। ठीक है, ये सैम्पल आपने बनाना है और लिख देना है आर। तो ये डेरिवेशन एक स्टेप आगे चली गई। ठीक है, और एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं बेटा, कांस्टेंट आप इधर ही रखें। ठीक है, कांस्टेंट आप एक जगह रखें और आर को एफ एस के नीचे भेजें। ठीक है, कांस्टेंट आप एक जगह रखें और आर को किसके नीचे भेजें, एफ एस के नीचे। ठीक है, ओके, ये क्या बन गया बेटा, रेशो बन गया। ठीक है, रेशो बन गया। देखें, द रेशो बिटवीन द लिमिटिंग फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर इज़ कांस्टेंट। तो इनके दरमियान जो रेशो है वो क्या है बेटा, आपके पास कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा म्यू से। तो दो सरफेसेस के दरमियान एक ख़ास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो अभी इसकी वैल्यूज़ को भी देखेंगे कि किस किस सरफेस के दरमियान क्या क्या वैल्यू पाई जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दी गई है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर डिफरेंट सरफेसेस। तो हर सरफेसेस के दरमियान अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू होती है। तो पहला है हमारे पास टायर एंड रोड। तो इनके दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है 1.0, ये है कांस्टेंट। इसके अलावा आयरन और आयरन के दरमियान भी क्या होगी बेटा, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 होगी, क्योंकि आयरन और आयरन तो सेम सरफेसेस है बिल्कुल। और गिलास के दरमियान जो है वो आपके पास होगी 0.9। वुड एंड सीमेंटेड फ्लोर के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.6। वुड और मार्बल के दरमियान है 0.4। वुड और लेदर के दरमियान है 0.4। वुड और वुड के दरमियान है 0.3। मेटल और मेटल के दरमियान है 0.3। तो हर सरफेस से कोफिशिएंट जो है वो आपके पास अलग होगी और डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट वैल्यूज़ भी मिलेंगी सेम चीज़ों की। ठीक है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आपको जो वैल्यूज़ दी जाए आपको उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास डेरिवेशन हो गई। क्या है बेटा, आपके पास जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर है रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक डेरिवेशन को एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं। तो क्या होगा बेटा, ये हम जानते हैं कि W बराबर होता है R के। तो जितना सोचिए अगर वेट कितना है बेटा, 50 न्यूटन है, तो R भी आगे 50 न्यूटन होगा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ठीक है ना, तो आपने क्या लेना बेटा, W इज इक्वल टू R इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो अभी आए इसको आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास आता है, तो आपने इसी को इस्तेमाल करना है। तो एफ एस और म्यू तो ऐसे ही आएगा और आर की जगह क्या आएगा आपके पास, mg आएगा।
ठीक है। आर की जगह क्या आएगा बेटा, एम जी आएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये तमाम फॉर्मूले जो है बेटा इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ये देखते हैं व्हेन अ बॉडी इज़ प्लेस ऑन अ सरफेस। तो सोचिए एक बॉडी है बेटा सरफेस पर रखी हुई है और उसका वेट जो है एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, देन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। तो वेट का एक्शन डाउनवर्ड है तो एक रिएक्शन भी होगा, वो कहाँ होगा बेटा, अपवर्ड होगा। तो इसी वजह से W इजिकल टू आर इजिकल टू एम जी हमने लिया है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया R की जगह क्या, एम जी, क्योंकि W इजिकल टू आर, आर इजिकल टू एम जी। तो यहाँ देख सकते हैं बेटा R इजिकल टू डब्लू, तो W इजिकल टू एम जी, तो R की जगह हम एम जी पुट कर सकते हैं, ठीक है। या इसी जगह आप ये भी लिख सकते हैं एक आसान सी, ठीक है, आपकी किताब में लिखी हुई तो मैंने लिख दी। तो हेयर W इज इक्वल टू R और R इज इक्वल टू एम जी। तो इसको पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, तो आपकी किताब में लिखा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये इस्तेमाल होगी, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा, या इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करें तो आपने डिफाइन करना होगा द रेशियो बिटवीन द लिमिटिंग फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है दो सरफेसेस के दरमियान, ठीक है। उनका जो कोएफिशिएंट है यानी ये कांस्टेंट है वो क्या है। इसके अलावा द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट सरफेसेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या है बेटा, डिफरेंट वैल्यू है डिफरेंट सरफेसेस के लिए। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन जो अब पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन है उनको देखें। तो आप इसमें देख सकते हैं बेटा ये शू की जो लोअर सरफेस है, ठीक है। तो इसमें किस शू में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स यानी मौजूद होगी, लिमिटिंग फोर्स मौजूद होगी, तो वो होगी बेटा आपके लेफ़्ट हैंड साइड में जो शू मौजूद है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। तो क्या है बेटा, रोड ग्रिप अच्छी बनेगी और गिरने के इम्कानात बहुत कम होंगे, स्लिप होने के इम्कानात भी बहुत कम होंगे। जबकि जो बिल्कुल स्मूथ है इसमें गिरने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखें इस व्हील में, तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा, टूवर्ड्स द राइट है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो अच्छा जो रोल कर रहा है ये राइट हैंड साइड पे कर रहा है। तो अब देखें इस जो भी व्हील है इसके साइड में देखिए कितने सारे रफनेस है, रफनेस स्मूथ नहीं है, और जो आपका सरफेस है वो भी रफ़ है, वो भी बिल्कुल प्लेन नहीं है। तो क्या है बेटा, इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा, राइट हैंड साइड में है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में होगी, ठीक है। तो बेटा फ्रिक्शन किस वजह से, रफनेस की वजह से होता है। तो यहाँ रफनेस बहुत है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। ये है एक बॉल बेयरिंग, ठीक है। तो गाड़ी वगैरह में भी इस्तेमाल होता है ताकि जो आपके व्हील्स हैं गाड़ियों के वो बड़े आसानी से मूव करते हैं। तो पंखों में भी इस्तेमाल होता है। तो जो भी चीज़ें सर्कुलर रोटेट करती है उसमें व्हील का इस्तेमाल होता है। कभी बॉल बेयरिंग कट जाए तो आपको आवाज़ आती है अजीब सी। तो इस बॉल बेयरिंग में क्या है बेटा, स्मूथ है बिल्कुल और आसानी से ही मूव करता है और हर चीज़ को आसानी से मूव करवा देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन में कमी वाक़ई होती है, ठीक है। तो ये एक मोटरसाइकिल की टायर है, इसमें आप देखेंगे बेटा थ्रेडिंग की गई है, ठीक है। बिल्कुल सरफेस क्या इसकी रफ़ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेटा, रोड ग्रिप अच्छी बनती है क्योंकि टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन बहुत अच्छा खासा हो जाता है। अगर बहुत सारी गाड़ी को टायर घिस जाते हैं तो इसमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो क्या है, गाड़ी फिसलने के इम्कानात बहुत होते हैं। तो बेहतर है कि आप गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में ये जो ग्रिप आप थ्रेडिंग देख रहे हैं तो ये थ्रेडिंग मौजूद होना चाहिए, वरना गिरने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। ब्रेक मारते हैं गाड़ी स्लाइड कर जाती है, ठीक है। तो आपने अमूमन बच्चों को ऐसा करते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब तक नीचे कोई हिफाजती सामान मौजूद ना हो। लेकिन ये ऊपर कैसे गया, ये ऊपर इस तरीके से गया कि क्या कर रहा है बेटा, दीवार को पुश कर रहा है, ठीक है, अपने हाथ और पाँव के ज़रिए से। तो जितना ये पुश कर रहा है तो उसके नतीजे में फ्रिक्शन में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। और तो इस वजह से जो लड़का है ये इतने ऊपर जा चुका है, ठीक है। इसमें जो वर्डिंग लिखी है आप इनको ज़रूर पढ़ें। तो दो न्यूमेरिकल्स मौजूद है हमारे पास फ्रिक्शन के, ठीक है। ये सवाल बुक में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 उसका पार्ट बी, ठीक है। तो अ ब्लॉक इज प्लेस ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। तो एक ब्लॉक प्लेस है बेटा गीले सरफेस पर, ठीक है। द मैस ऑफ अ ब्लॉक, आपके पास जो मैस ऑफ ब्लॉक है वो क्या है आपके पास, तो मैस ऑफ ब्लॉक आपके पास है 15 kg, ठीक है। और व्हेन इट इज़ पुल थ्रू अ स्प्रिंग, और उसको आप एक स्प्रिंग से पुल कर रहे हैं और फिर आपने एक यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस भी लगाया हुआ है जिसके ज़रिए से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और कौन सी फोर्स कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो, लिमिटिंग फोर्स मालूम करेंगे, ठीक है, जो इनके सरफेस के दरमियान मौजूद है। और इट शोज़ फोर्स रिक्वायर्ड टू, तो इट शो फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है। और जो फोर्स लग रही है इसमें स्प्रिंग में शो हो रही है वो कितनी शो हो रही है बेटा, 3 न्यूटन शो हो रही है, ठीक है। मालूम क्या करना है बेटा, आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। तो आज हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या है बेटा, एफ एस लिमिटिंग फोर्स, ठीक है, बराबर होता है म्यू और आर के, ठीक है। और हम जानते हैं बेटा आर बराबर होता है किसके,
W बराबर होता है R के और R बराबर होता है mg के। तो R की जगह आपने लिखना है म्यू तो लिखाएगा और R की जगह mg आएगा, ठीक है। मालूम क्या करना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना, तो म्यू को एक अलहदा रहने दें, mg को fs के नीचे भेज दें, ठीक है। तो म्यू क्या है बेटा अलहदा है और fs के नीचे क्या आ गया, लिमिटिंग फोर्स के नीचे आ गया बेटा mg। तो अब क्या बेटा आपने fs में f की वैल्यू रखनी है, वो क्या होगा बेटा आपके पास 3 न्यूटन, और m में जो मैस की वैल्यू होगी वो आपके पास होगा बेटा 15 kg, ठीक है। और इसी तरह की आपके पास जो g की वैल्यू आपके पास, ठीक है, जो g की वैल्यू आपके पास होगी वो होगी आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 15 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 9.8 से, ठीक है। तो वैल्यू आती है हमारे पास 147, जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो म्यू जो आ रहा है हमारे पास ऊपर है 3 न्यूटन और नीचे आपके पास है बेटा 147, और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के, ठीक है। अब क्या बेटा न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और आपने क्या करना है 3 को डिवाइड करना है 147 से, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है वो है 0.02, ठीक है। तो इस सरफेस के दरमियान जो कांस्टेंट है वो क्या है बेटा 0.02 है, ठीक है। तो इससे इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है, उसको भी सॉल्व करते हैं। वो क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लग रही है। अभी हमने मालूम किया बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कांस्टेंट मालूम किया। अब मालूम करेंगे बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs, ठीक है, लिमिटिंग फोर्स मालूम करेंगे। तो हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ मास m एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, ठीक है। तो ये जो फ्लोर है आपके पास वो मार्बल फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल है, और बॉडी का मास आपके पास है बेटा 5 kg। तो डेटा बनाते हैं, तो मैस ऑफ बॉडी कितना है आपके पास 5 kg, ठीक है। और दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक एंड मार्बल फ्लोर, तो इसके दरमियान जो कांस्टेंट है म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो है आपके पास 0.6, ठीक है। मालूम क्या करना है आपने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है Fs, लिमिटिंग फोर्स। तो आज सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा Fs इज इक्वल टू म्यू आर, और R को आप जानते हैं बराबर है mg के, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो म्यू और फिर R की जगह mg, तो इससे वैल्यू पुट करें, म्यू की जगह आएगा आपके पास 0.6। अच्छा, यहाँ पे म्यू के मैंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं लिखी क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे भी यूनिट नहीं लिखूँगा। और यहाँ पे जो आपके पास m है और इसके ये आएगा आपके पास 5 kg, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके g की वैल्यू है वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपको बहुत सारे टीचर यूनिट्स के अलावा भी करवा रहे होंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स हटा के भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका है, थोड़ा आप ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तब क्या करना है, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 0.6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। 0.6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9.8, तो वैल्यू आती है हमारे पास 29.4 न्यूटन आती है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मौजूद है वो आपके पास कितना है बेटा 29.4। तो जब आप अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा कर लेंगे, अप्लाई करेंगे 29.5, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, जो आपके पास बॉक्स है या मैस है, तो ये क्या है बेटा मूव करने लगेगा इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो इसके बाद जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आपके पास 29.4 है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये सवाल जो है फ्रिक्शन के टॉपिक्स क्लियर होते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।